व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अपना जो लास्ट वीडियोस था वो अपन पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन पे, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने दो प्रोनाउन को क्लियर कर लिया था, वो अपने थे हु और विच। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति शॉर्टकट के द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहता है, पर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है शॉर्टकट अपनाओगे तो बार बार फंसोगे। यानी कि अपन ने जिस चैप्टर को लिया है उस चैप्टर को पूरा क्लियर करके अपन आगे बढ़े, ताकि अपने एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी हमको समस्या नहीं हो। तो ये जो दो प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं हु और विच, आज नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन वो रहेगा व्हाट। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जिनका यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि दो क्लोज आते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसको अपन मेन क्लोज भी कह सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। दोनों को जोड़ने से जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स यानी मिश्र वाक्य बनेगा। तो जो हु और विच उनके एक एक एग्जाम्पल आपको मैं पहले बता देता हूँ। जो हु और विच हमने पढ़ा था उसका एक एक एग्जाम्पल दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस अपने एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय इज एन आर्टिस्ट इज माई ब्रदर। आप फिलअप करके देखिएगा इसमें बीच आएगा या हु आएगा। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा अपन एक और ले लेते हैं, द काउ, दूसरा सेंटेंस द काउ। यानी कि जब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आप पहले में फिलअप करने का प्रयास कीजिए। द काउ स्टैंड हियर। मैंने सेंटेंस दिया, द काउ डॉट डॉट स्टैंड हियर इज वेरी जेंटल, इज वेरी जेंटल। यानी कि मैंने दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे ताकि अपन दोबारा से रिवाइज कर लें कि पुनः स्मृति में आ जाए कि अपन क्या पढ़ते थे, कहाँ से हमने शुरू किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो हु है इसका यूज व्यक्ति के लिए होता है, किसी भी पर्सन के लिए, और जो विच है इसका यूज किसी एनिमल के लिए होता है, जानवरों के लिए। यानी कि हु का यूज हमेशा अपन एक ऐसे एंटीसीडेंट के लिए करेंगे। तो आप कहेंगे कि एंटीसीडेंट, अगर आपको मेरा अपने प्रोनाउन वाला रिलेटिव वाला पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। एंटीसीडेंट वगैरह उसमें सब समझ में आ जाएगा। द बॉय इज एन आर्टिस्ट, की बच्चा जो एक कलाकार है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। हम देखें कि ब्लैंक से पहले जो नाउन आई है वो बॉय आए है, और आपको मैं हु और विच दोनों का यूज करने के लगा हूं तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि इसमें विच का यूज नहीं हो सकता क्योंकि बॉय है वो पर्सन है। तो यहाँ पे यूज होता है हु का। द बॉय हु इज एन आर्टिस्ट, इसको अपन रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं। यानी कि द बॉय इज माई ब्रदर, ये तो अपना मेन प्रिंसिपल है, मेन सेंटेंस है, अपना प्रिंसिपल क्लोज है। हु इज एन आर्टिस्ट, ये इस नाउन का व्याख्यान कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो अपन बोल सकते हैं इसको रिलेटिव क्लोज। दूसरा सेंटेंस देखिए, द काउ स्टैंड हियर, कि जो गाय यहाँ पे खड़ी थी, सॉरी स्टैंड कर देते हैं, इज वेरी जेंटल, वो बहुत ही है सरल है, सीधी सादी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैंक से पहले मैंने वर्ड यूज में लिया है काउ, और काउ है वो एंटीसीडेंट है यहाँ यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन का। और आपको पता है कि जानवर के लिए जो आता है रिलेटिव प्रोनाउन वो हमेशा विच आता है। तो ये दो चीजें हमने कल पढ़ी थी, उसको थोड़ा मैंने रिवाइज कर दिया कि हु का यूज हमेशा किसी पर्सन के लिए होगा, विच का प्रयोग किसी ऐसी एंटीसीडेंट के लिए होगा जिसमें जानवर हो सकते हैं या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है या फिर कोई जानवर हो सकता है। तो ये जो दोनों अपने कल क्लियर किए थे, आज अपन नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन अपना है वो व्हाट है। यानी कि एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को बड़ा ध्यान से अपन पढ़ेंगे, एक एक को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। जो जितनी ज्यादा जल्दबाजी करता है उतनी मार खाता है। यानी ध्यान से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना जो आज का रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा वो रहेगा व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ वैसे तो क्या होता है, बट जब अपन इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो वहां इसका अर्थ निकलेगा जो। यहाँ पे जो मैंने हु और विच दोनों की बात की थी कि इनका जो हु का एंटीसीडेंट है कोई पर्सन होता है, विच का एंटीसीडेंट कोई ना कोई जानवर या कोई वस्तु होती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट का एंटीसीडेंट क्या हो सकता है। एकमात्र व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज अपन विदाउट एंटीसीडेंट करते हैं, जिसका यूज बगैर किसी एंटीसीडेंट के करते हैं।
एंटीसीडेंट का हिंदी लफ्ज होता है पूर्ववर्ती कर्ता, जिसके लिए अपन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, एकमात्र वोट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज विदाउट एंटीसीडेंट के होता है। तो फिर आप कहेंगे सर किसके लिए होता है? तो वोट का प्रयोग किसी न किसी थॉट के लिए होता है, किसी विचार के लिए होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने रखना चाहूंगा एक सेंटेंस। तो मैंने लिखा डू आई से, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, डू आई से। दूसरा सेंटेंस में एक और अगर आपके सामने रखूं तो मैं इससे लिख सकता हूं आई सेल गिव यू लाइक। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, डू आई से, आई सेल गिव यू लाइक। इसमें अगर अपन को फिलअप करने के लिए कहें कि इसमें आप बताइए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ सकता है, क्योंकि हमने 3 ही पढ़े हैं, विच आ सकता है या वोट आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रकार की ब्लैंक को फिलअप करने के लिए अपन देखेंगे कि जो ब्लैंक में जिस रिलेटिव प्रोनाउन का अपन यूज कर रहे हैं उससे पूर्व एंटीसीडेंट क्या आया है। अगर एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति है तो उसमें हु आ सकता है, हुज आ सकता है, हुम आ सकता है। अगर कोई जानवर है या निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए अपन विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो जो ब्लैंक है उससे पहले तो क्रिया आई है, यानी कोई नाउन एंटीसीडेंट आया ही नहीं। इसको अपन देखें तो इससे पहले क्रिया आई है। तो मैंने ये कहा कि ये मेरा थॉट है, मैंने कहा कि करो जो मैंने कहा है, डू आई से, कि वो करो जो मैंने आपको कहा। आई शैल गिव, मैंने दिया, वोट यू लाइक, जो तुमको पसंद था। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें कोई एंटीसीडेंट यूज ही नहीं होता उसमें हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, व्हाट, यानी कि इन दोनों में ही वोट का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये वोट वाला बड़ा ही इजी था, यानी कि हु, विच, वोट तीनों का हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया। वोट के बारे में फिर मैंने बता दूं कि वोट का प्रयोग किसी न किसी थॉट के लिए होता है, हमारे विचार के लिए होता है, जहां पर वोट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन है वो अपन लेके आते हैं व्हेन। जो रिलेटिव प्रोनाउन अपना रहेगा वो व्हेन रहेगा। और जो व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन है, वैसे तो व्हेन को अपन रिलेटिव एडवर्ब बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हेन का प्रयोग समय के लिए होता है और समय का यूज हमेशा एडवर्ब के रूप में होता है। अगर मैं वेयर की बात करूं तो वेयर भी रिलेटिव एडवर्ब ही मैं मानूंगा, क्योंकि स्थान सूचक शब्द होते हैं वो भी एडवर्ब में आते हैं। तो यहाँ अपने नेक्स्ट लिया है व्हेन। व्हेन का हिंदी 2 प्रकार से होता है, जब और कब। मैं ये भी क्लियर करूंगा कि इसका सेंस जब कब होता है और इसका सेंस कब कब होता है। देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने दिया When do you sleep, पहला सेंटेंस, When do you sleep। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा It was 9 o'clock, It was 9 o'clock when I slept। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहले में मैंने when का यूज किया है यहाँ पे, when do you sleep। दूसरा मैंने सेंटेंस लिया it was 9 o'clock when I slept। ये सेंटेंस कह रहा है कि तुम कब सोते हो, यानी कि इसमें सेंस आ रहा है कब का। ये कह रहा है it was 9 o'clock, 9 बजे थे, when I slept, जब मैं सोया था। तो यहाँ सेंस आ रहा है जब का। इट मीन्स ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब when का यूज 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, यहाँ पे इसका प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, यानी कि पीछे जो समय दिया है उसकी जगह अपन यूज में ले रहे हैं। इसलिए मैंने when को रिलेटिव एडवर्ब का नाम दिया था, क्योंकि समय के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को अपन एडवर्ब भी कहते हैं। बाकी जो जितने भी प्रोनाउन रिलेटिव हैं उनका यूज नाउन की जगह होता है, इसलिए उसको अपन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे देखिए when do you sleep, तुम कब सोते हो। ये जो when है ये सेंटेंस के प्रारंभ में एकमात्र सेंटेंस है और ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही होता है। इट मींस यहाँ इसका प्रयोग है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, और जब ऐसे यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसका सेंस निकलता है जब। और जब इसका यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि समय के संदर्भ में पूछ रहा है तुम कब सोते हो, मैं कहूंगा 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे, तो समय हमेशा क्या होता है एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। तो आज तो हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं पढ़ रहे, हम तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो मैं इसका एंटीसीडेंट आपको बता सकता हूँ कि व्हेन का प्रयोग किसी समय सूचक शब्द के लिए होता है। तो चलिए व्हेन के दो एग्जाम्पल अपन और लेते हैं कि व्हेन को किस प्रकार यूज में लेना है। व्हेन का जो कोई एंटीसीडेंट होगा वो होगा समय सूचक शब्द, यानी कि अगर ब्लैंक से पहले हमको कोई समय सूचक शब्द मिलता है तो वहां पर जो एंटीसीडेंट है अपना जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज करते हैं अपन व्हेन। चलिए एक सेंटेंस व्हेन से संबंधित अपन लिखते हैं। इट वॉज संडे ब्लैंक ही वॉज बोर्न। इट वॉज संडे ही वॉज बोर्न, और यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक में दे दूं वोट, मैं यहाँ को दे दूं हु, यहाँ पर को मिले विच। तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि हु का यूज तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है, जो एंटीसीडेंट होता है ये कोई पर्सन तो नहीं हो सकता। विच का प्रयोग किसी एनिमल्स या निर्जीव वस्तु के लिए होता है, वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता। वोट का प्रयोग भी विदाउट एंटीसीडेंट होता है किसी थॉट के लिए, वो भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे यूज होने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन अभी गायब है, और यहाँ पे मैंने दे दिया व्हेन। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ब्लैंक से पहले जो वर्ड है वो समय सूचक शब्द है, और समय सूचक शब्द के बाद हमेशा यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हेन का। इट वाज संडे व्हेन ही वाज बोर्न, ये रविवार का दिन था जिस दिन उसका जन्म हुआ। चलिए एक सेंटेंस अपन व्हेन से संबंधित और लेते हैं। मैंने कहा है कि व्हेन का यूज हमेशा समय सूचक शब्द के लिए होता है। जैसे इट वाज मंथ ऑफ जनवरी, he came to our village। अब आपसे पूछ ले जाए कि इसमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का या एडवर्ब का यूज होगा, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ब्लैंक से पहले आपको जनवरी मिला है और ये समय सूचक शब्द है, और समय सूचक शब्द के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा ही व्हेन आता है। तो आप डेफिनेटली ये व्हेन की जो कंसेप्ट है उसको समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रोनाउन अपन लेते हैं वेयर। ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में दो प्रोनाउन का प्रकार ऐसा है जिनसे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कक्षा 10 की बात करें या 12 की बात करें या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो रिलेटिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित एक प्रश्न हमको जरूर मिलेगा। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो जो ग्रामेटिकली मिस्टेक अपन करते हैं, गलती करते हैं, उससे अपन बच सकते हैं, करेक्ट इंग्लिश का यूज अपन कर सकते हैं। अब आता है अपना वेयर। वेयर का दो तरह से यूज होता है। वेयर का हिंदी अर्थ भी दो प्रकार का होता है। वेयर फॉर होता है कहां और कब, कहां और कब, ये दोनों अर्थ भी मैं क्लियर करवा देता हूं कि वेयर का अर्थ कहां कब निकलेगा और कहां जहां निकलेगा। चलिए वैसे ही दो सेंटेंस लेते हैं। डू यू लिव, दूसरा सेंटेंस लिखा आई वेंट टू ए कॉटेज वेयर एसेंट लिव्ड। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में भी वेयर का यूज हुआ है और इस सेंटेंस में भी वेयर का यूज हुआ है। चलिए मैंने कहा कि वेयर का अर्थ कहां और कब दोनों होता है, तो ये सेंटेंस तो कहता है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में वेयर का यूज किया जाता है तो वो स्थान पूछने के लिए किया जाता है, वहां उसका अर्थ होता है कहां। बट जब वेयर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो वो सेंटेंस के मिडल में होता है, वो जहां उसका अर्थ निकलता है कब, सॉरी कहां। आई वेंट टू ए कॉटेज वेयर, जहां, सॉरी यहाँ पे आना था जहां, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। आई वेंट टू ए कॉटेज वेयर ए सेंट लिव्ड, कि मैं एक कुटिया में गया जहां एक साधु रहता है। यानी कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है तो वहां इसका सेंस निकलता है जहां। चलिए रिलेटिव का अर्थ क्लियर करने के बाद, हाँ ये बता दूं यहाँ ये काम कर रहा है इंटरोगेटिव एडवर्ब का और यहाँ पे काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। वेयर से संबंधित एक सेंटेंस अपन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में
और लेते हैं, जिससे आपका पूरा जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिया, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। उसके बाद मैंने ब्लैंक दे दिया, आई हैव कि दिस इज द स्कूल वेयर आई हैव, या फिर वेयर आई रीड फॉर, सॉरी आई रीड फॉर 5 years, 5 years। मैंने सेंटेंस दिया, दिस इज द स्कूल आई रीड फॉर 5 years, और यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लैंक। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में क्या हु का यूज हो सकता है, क्या यहाँ पे विच का यूज हो सकता है, क्या यहाँ पे वर्ड का यूज हो सकता है, क्या यहाँ पे व्हेन का यूज हो सकता है, या फिर वेयर का यूज हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस को फिल अप करने के लिए सबसे पहले हमको एंटीसीडेंट देखना पड़ता है, उसके आधार पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो ब्लैंक से पहले स्कूल शब्द मिला, और स्कूल शब्द आपको पता है कि स्थान सूचक शब्द होता है, तो इट मीन्स वेयर का यूज स्थान सूचक शब्द से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा वेयर। तो अपने आज हु क्लियर हो गया, विच क्लियर हो गया, व्हाट क्लियर हो गया, व्हेन क्लियर हो गया, वेयर क्लियर हो गया। 3 बचे हैं, हु, व्हॉम और दैट। यानी कि अब तक अपन देखें तो प्रत्येक को मैंने बारी बारी से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी जब ये पूरे के पूरे रिलेटिव प्रोनाउन में क्लियर कर दूंगा तो लास्ट में एक दिन आपके लिए पूरी की एक्सरसाइज लेके आऊंगा, तब आप अपनी ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए एक बार फिर इनको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कहाँ किसका यूज किस प्रकार से होता है। हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, विच का प्रयोग एनिमल के लिए होता है, व्हाट का प्रयोग हमारे थॉट के लिए होता है विदाउट एंटीसीडेंट, व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए होता है, और वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए होता है। यानी कि पूरी स्थान सूचक शब्द के लिए अपन वेयर का प्रयोग करेंगे, टाइमली जो वर्ड है उनके लिए अपन व्हेन का यूज करेंगे। इन सेंटेंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आई नाउ अ बॉय, ही इज एन सिंगर, सॉरी ही इज ए सिंगर। इसको इस सेंटेंस को देखकर लिखा जाता है कंबाइन द सेंटेंस, combine the sentence using relative pronoun, यानी कि करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर आप इसको कंबाइन कीजिए, मिलाइए। अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस को मिलाते हैं हमको देखना पड़ेगा, आई लव ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, ही इज ए सिंगर, वह क्या है, सिंगर है। तो यहाँ बॉय का जो एंटीसीडेंट जो यहाँ ही की जगह हु की यूज होगा तो इसका एंटीसीडेंट है वो बॉय है, और हु का यूज एकमात्र सब्जेक्टिव केस में होता है। यानी हुज और हुम दोनों का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में नहीं होता, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और जो हुज है उसका पॉजेसिव केस में होता है, और हु का यूज हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। तो अपने इसको इस प्रकार कंबाइन कर सकते हैं, आई नाउ अ बॉय हु इज ए सिंगर। इस प्रकार भी इनको कंबाइन करना पूछा जा सकता है। इसको इस प्रकार ब्लैंक रख के भी पूछा जा सकता है, जिसमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। पहले हमको इसकी थियरी समझनी है, पूरी थियरी को आप क्लियर कर लीजिए कि कहाँ के इनका यूज होता है। उसके बाद लास्ट में इससे कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, वो सब के सब मैं लास्ट एक वीडियोज में लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियोज में अपन 3 प्रोनाउन बचे हैं, हुज, हुम और दैट, जिनका अध्ययन करेंगे। ये तीनों ही काफी लंबी कंसेप्ट है, इसलिए आज मैंने छोटे जो कम टाइम कंज्यूमिंग करने वाले नहीं उनको मैंने पहले ले लिया। अब ये 3 हैं, इन तीनों का एक दिन अपना अध्ययन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट प्रोनाउन बचे हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए आप बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।